हेलो दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। जीएस की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक भारत में यूरोपियन कंपनियों का विस्तार। इससे पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया है भारत में यूरोपियन कंपनियों के आने के पीछे कौन से कारण जिम्मेवार थे, या यूरोपियन कंपनियों को भारत के लिए नए मार्ग खोजने के पीछे कौन से उद्देश्य थे, और ये किन समुद्र मार्ग से होकर के भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। अगर इसके संबंध में आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो या जो भी क्लास नई आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, यूरोपियन कंपनियों का विस्तार। यूरोपियन कंपनियों में सबसे पहले जो कंपनी आई थी उसका नाम था पुर्तगाल, तो इसीलिए हम सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी का ही विस्तार पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? पुर्तगाल कंपनी का विस्तार। पुर्तगाल कंपनी का विस्तार भारत में। इस कंपनी के विस्तार को हम बिल्कुल बिंदुवार तरीके से या टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि जो भी डाउट या जो भी कंफ्यूजन होगी वो सब कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, पुर्तगाल कंपनी की पृष्ठभूमि। भारत आने के पीछे या भारत आने के लिए इनकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या बैकग्राउंड बना था। तो देखिए, यह सर्वविदित है कि पहला व्यापारी कौन था पुर्तगाल का? वास्को डी गामा। ओके, जब ये भारत के लिए चला तो ये अपने साथ 170 लोगों को लेकर चला था। 4 जहाज थे। ओके, उसमें से 2 तो नष्ट हो गए थे और बाकी कितने लोग बचे फिर? ये 54 लोग ही भारत आ सके थे। ठीक, लेकिन देखिए, वास्को डी गामा को जो है रास्ते में बहुत कठिनाइयां हुई थी। जब इसको भारत आने का एक सीधा मार्ग नहीं मिल रहा था तो इसकी सबसे पहले मुलाकात किससे हुई थी? अब्दुल मनिक से। अरे, अब्दुल मनिक कौन था? गुजराती से हुई थी मुलाकात। इसने इसकी सहायता की थी, वास्को डी गामा की, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर ये अपने 54 लोगों के साथ 2 जहाजों में जो बचे हुए थे, ये भारत पे कहां पहुंचा? कालीकट। कहां पर है ये? केरल। और कालीकट में उस समय जमोरिन शासक था। जमोरिन ने स्वागत किया। जब ये अपने देश वापस लौटा तो इसे व्यापार में 60 गुना मुनाफा हुआ या लाभ हुआ। और इस 60 गुना मुनाफे को देखते हुए पुर्तगाल ने अपनी कंपनी का और तेजी से विस्तार करने का निश्चय किया। यह हुआ पहला व्यापारी। इसके बाद फिर दूसरा पुर्तगाली व्यापारी भारत में आया, अल्बारेज काब्राल। और ये 1500 ईस्वी में आया था। बहुत जल्द पुर्तगाल ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री, और ये कोचिन स्थान पे खोली थी। कोचिन नामक स्थान पे, केरल में ही। उसके बाद फिर इनके प्रमुख गवर्नरों का आगमन भी हुआ था। तो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए, कि पुर्तगाल के प्रमुख गवर्नर और उन गवर्नरों की नीतियां। पुर्तगाल का पहला जो व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए गवर्नर था, उसका नाम था अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा का शासन 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। इसने सबसे महत्वपूर्ण जिसके जीवन का जो एक पॉइंट था, 1508 में
संयुक्त सेना को हराया था, संयुक्त सेना को पराजित किया। अब ये संयुक्त सेना किसकी थी? अब देखिए, एक तरफ तो कौन है? पुर्तगाल, और दूसरी तरफ ये संयुक्त सेना देखिए कौन कौन थे? एक गुजरात का सुल्तान था, गुजरात के सुल्तान की सेना, तो एक गुजरात का सुल्तान, और दूसरा था जमुरीन सुल्तान, जमुरीन सुल्तान, और बाकी जो ये महाराष्ट्र, गोवा, गोवा जिसके अधिकार में था, तो वो इन्होंने जीत लिया था। ठीक, तो इस युद्ध को क्या कहते हैं? जो ये 1508 में ये युद्ध हुआ था, ये संयुक्त सेना को, इसको कहते हैं चाल का युद्ध, बैटल ऑफ चाल, चाल का युद्ध। ये मुंबई में था, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके, तो ये इसकी लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी समय से, इसी युद्ध की वजह से इन पुर्तगालियों का व्यापार भारत में बढ़ा। ठीक है, इसके बाद फ्रांसिस डी अल्मेडा ने अरब सागर और हिंद महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी चलाई थी, जिसको कहते हैं शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। ये अल्मेडा की नीति है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि शांत जल की नीति किसकी थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा की। और शांत जल की नीति को क्या और कहते थे? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इस नाम से भी जानते हैं, ये बहुत फेमस है। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी परमिट व्यवस्था पर आधारित थी, परमिट व्यवस्था पर आधारित थी। यानी इन्होंने एक कैसे नीति बनाई है कि जो भी विदेशी व्यापारी या जो भी विदेशी व्यापारिक जहाजों के बेड़े हिंद महासागर और अरब सागर, जो भी व्यापारिक जहाज के बेड़े हिंद महासागर और अरब सागर को पार करेंगे, उनको किसकी परमिट लेनी पड़ेगी? पुर्तगाल की। और अगर परमिट नहीं मिली तो फिर पुर्तगाल के जो सैनिक हैं वो उन जहाजों को लूट लेते थे या उनको भारत में आने की अनुमति नहीं देते थे। तो अनुमति कब मिलती थी? जब वो अन्य और व्यापारी लोग उन्हें टैक्स देते थे। तो ये थी शांत जल की नीति। इसको एक संक्षेप में हमने ये डिस्कस कर लिया है। और शांत जल की नीति किसने चलाई? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। ओके। और बैटल ऑफ चाल, ये एक संयुक्त सेना को हराया था। गुजरात की सेना, जमुरीन की सेना और महाराष्ट्र का कोई एक समय सुल्तान था, उनको 3 संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो ये रहा इनका पहला गवर्नर। ओके, तो ये फर्स्ट गवर्नर भी था। इसके बाद जो दूसरा गवर्नर है वो भी महत्वपूर्ण है, सेकंड गवर्नर। सेकंड गवर्नर अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो शासन है वो 1509 से 1515 तक रहा। 1509 से 1515 तक ये तो इसका शासन करने का समय है। अब इसके समय पर देखें अल्बुकर्क को क्या क्या कहा जाता है। नंबर 1 तो ये सेकंड गवर्नर है। ये भी एक क्वेश्चन है कि पुर्तगाल का भारत में सेकंड गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क, और उसका शासन 1509 से 1515 तक रहा है। अब इसकी देखिएगा, इसने 1510 में गोवा जीत लिया था, गोवा विजय।
तो अल्बुकर्क ने गोवा विजय प्राप्त की थी। गोवा देखिए, गोवा किन से जीता था इसने? देखिए, गोवा उस समय पर महाराष्ट्र में, और उस समय महाराष्ट्र में जो है 3 प्रमुख रियासतें थी साउथ में, यहां ये मध्य भारत में, सॉरी, ओके, यहां ये निजाम शाही थी और इधर थे बीजापुर रियासत, और बीजापुर रियासत में था आदिल शाही वंश के लोग, ओके। और ये गोलकुंडा रियासत, ठीक है। और यहां पे थे कुतुब शाही, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोवा जो है वो बीजापुर रियासत में आता था और गोवा को जीत लिया था आदिल शाह से। गोवा जीत लिया था किसे? आदिल शाह से। ये एक रहा है इसके लाइफ का महत्वपूर्ण पॉइंट, ओके। इसके बाद देखिए इसके समय की कुछ जो है सामाजिक घटनाएं अल्बुकर्क के समय की। अल्बुकर्क भारत में यूरोपियों का पहला साम्राज्यवादी व्यक्ति था। पहला साम्राज्यवादी व्यक्ति का मतलब हुआ कि ये भारत में पुर्तगाल के व्यापार के साथ साथ पुर्तगाल के साम्राज्य को भी स्थापित करना चाहता था। यानी पुर्तगाल का जो साम्राज्य, पुर्तगाल में जो राजतंत्र चलता है वही यहां भारत में भी वो चलाएंगे, या भारत के जो भी जिस भी हिस्से पर पुर्तगाल का अधिकार होगा उस हिस्से में ये लोग क्या करेंगे? अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। इसीलिए इसको पहला साम्राज्यवादी कहा जाता है। इसके बाद इतिहास में और भी यूरोपीय साम्राज्यवादी आए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। इसकी साम्राज्यवादी होने के पीछे इसने जो नीतियां चलाई, इसने जो कदम उठाए, उससे भी समझा जा सकता है। अब सामाजिक घटनाएं क्या हुई? नंबर 1 देखिएगा, इसने क्या किया? मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया। मुसलमानों से दुर्व्यवहार, साथ ही मंदिरों को भी नष्ट किया। गोवा जीत लिया, गोवा में जितने प्राचीन मंदिर थे वो सब के सब नष्ट कर दिए, मंदिरों को नष्ट किया, ओके। और आगे अपने अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। सती प्रथा प्रतिबंधित। अब देखिए ये एक सामाजिक रूप से अगर हम देखें कि सती प्रथा को अगर प्रतिबंध किया है, तो सती प्रथा तो हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही खराब और बहुत ही कुप्रथा थी। तो इसके पीछे अल्बुकर्क की जो नीति है वो, या अल्बुकर्क की जो सोच थी वो बिल्कुल ऐसे नहीं थी कि भारत में आकर के भारतीय कुप्रथा को समाप्त करके भारतीय समाज में कुछ सुधार करना था। ये उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि भारत में पुर्तगाल के साम्राज्य को बढ़ाने के पीछे ये क्या कैसे काम आ सकता है। अगर सती प्रथा को इसने प्रतिबंधित किया तो विधवाओं की संख्या बढ़ेगी, और उन विधवाओं के साथ अपने जो पुर्तगाल के जो अधिकारी थे, जो व्यापारी थे, उनको चाहे उनकी इच्छा के साथ या उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ओके। तो इसी के पीछे इसकी सोच समझी जाती है कि यह साम्राज्यवादी था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसे चाहे कुछ भी करना पड़े, तो इसलिए साम्राज्यवादी नीति थी इसकी, ओके। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। इसके अलावा अब इसकी जो नीति है, जैसे देखो मुस्लिमों से दुर्व्यवहार, मंदिरों को नष्ट करवाया, इसको कहा जाता है ये धार्मिक रूप से असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, धार्मिक असहिष्णुता की नीति। कैसे इसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी? अब देखिए, अगर भारतीय लोग जो भी इनकी फैक्ट्री में, इनके साथ या इनकी सेवा में लगेंगे, तो ये सिर्फ उन्हीं के ही साथ अच्छा व्यवहार करते थे जो लोग ईसाई मिशनरीज का पालन करते थे, ईसाई धर्म को अपना लेते थे। उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और उन्हें उच्च पदों पर भी नियुक्त करने लगते थे, और जो लोग इनके धर्म को नहीं मानेंगे वो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसलिए
इसको क्या कहा जाता है कि ये धार्मिक असहिष्णु था। एक और है अल्बुकर्क ने जो भारत में नीति चलाई थी, उसके एक और परिणाम देखने को मिला कि भारत में अल्बुकर्क ने जो मंदिरों को नष्ट किया, जो मुस्लिमों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया और जो असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, आगे चल करके यही एक या ये भी एक इनके पतन का कारण भी बना था। ओके, अच्छा ये देखिए, अब इसने धार्मिक सहिष्णु किया तो ईसाई धर्म का प्रचार किया और प्रचार प्रसार किया और ईसाई मिशनरीज को लगा दिया था। तो इसके बाद हम बात करते हैं निनो डी कुना के बारे में। निनो डी कुना ने वही सब नीतियां चलाई जो अल्बुकर्क और फ्रांसिस डी अल्मीडा की थी। तो हम एक प्रमुख और तीसरा गवर्नर लिख लेते हैं, निनो डी कुन्हा। इसका शासनकाल था 1529 से 1538 तक इसने शासन किया या कार्यकाल किया। इसके समय सबसे प्रमुख क्या है कि देखो, गोवा वो पुर्तगाल के लिए फेमस था और गोवा ही पुर्तगालियों की प्रमुख राजधानी बनी थी, लेकिन पहले नहीं बनी थी। सबसे पहले देखिए, इन्होंने कोचिन पे फैक्ट्री अपनी स्थापित की और शुरू में इसी को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। ओके, अल्बुकर्क के समय पर जो है, अल्बुकर्क के समय ये राजधानी थी और अल्बुकर्क के समय जब गोवा जीत लिया था तो आगे जो और गवर्नर आएगा उसके लिए आसान हो गया कि वो गोवा को राजधानी बनाए, केंद्र बनाए। ओके, तो देखिए सबसे प्रमुख क्या है कि इसके समय राजधानी कहां से, कोचीन से गोवा स्थानांतरित हुई, कोचीन से गोवा स्थानांतरित हुई। आगे देखिएगा, अब इन्होंने कब गोवा पर अधिकार स्थापित किया था, 1510 में। और गोवा कब तक रहा इनके अधिकार में, पुर्तगाल के अधिकार में, 1961, क्योंकि 1961 में ही भारतीय संघ में शामिल किया गया था एक सैनिक कार्रवाई के द्वारा। ओके, तो हम ये आगे देखेंगे। तो गोवा इन्होंने राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी। एक और किस्सा है इसके समय का, निनो डी कुना के समय का। गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह से निनो डी कुना ने मुलाकात की और उस मुलाकात में इस बहादुर शाह का पैर फिसल गया और ये पैर फिसला और ये समुद्र में जाकर डूब गया, समुद्र में डूब गया। तो ये एक किस्सा था। आगे हम अगला जो टॉपिक है हमारा, पुर्तगाल कंपनी के व्यापार के विस्तार में पुर्तगाल की कंपनी का पतन कौन से कारण जिम्मेदार रहे। तो पतन के पीछे जो है इनका जो सबसे प्रमुख कारण रहा, सबसे पहला वो था 1612 का बैटल ऑफ स्वाले हॉल। यह सबसे महत्वपूर्ण रहा है, या यह इनका भारत में पतन की शुरुआत मानी जाती है। यह बैटल ऑफ स्वाले हॉल किसके साथ हुई थी? बैटल ऑफ स्वाले हॉल हुई थी पुर्तगाल वर्सेस अंग्रेज। अब यहां अंग्रेज कहां से आ गए? देखिए 1612 की बात है ना। अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 ईस्वी में भारत आ गए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी के लिए फैक्ट्री स्थापना करने के लिए 1607 और 8 में विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा, जहांगीर के पास भेजा। किस लिए? सूरत में व्यापार बढ़ाने के लिए।
बढ़ाने हेतु। तो सूरत में अंग्रेज भी अपना व्यापार स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इस समय पर जो जहांगीर थे, जहांगीर की नीति पुर्तगाल के पक्ष में थी। यह पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा था। तो इस दौरान यानी जो है 1607-1608 में अंग्रेजों को यह अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन हॉकिंस जो है वो अपने प्रयास करते रहने लगा। लेकिन एक समय पर ये 1612 के दौरान सूरत में एक घटना घटित हुई थी। सूरत में ही जो है ये स्वाले है, मतलब स्वाले होल। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन बेस्ट। ये नेवी ऑफिसर था। इसने पुर्तगालियों को 1612 में इस स्वाले होल के युद्ध में पराजित किया। ओके, पुर्तगाल को हराया। और जब पुर्तगालियों को पराजित किया तो इनके यानी अंग्रेजों के इस प्रभाव से या अंग्रेजों के इन कार्य से जो गुजरात का गवर्नर था मुगलों का, वो प्रसन्न हुआ और उसने फिर इन अंग्रेजों की जो सिफारिश है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सिफारिश है, वो जहांगीर से की। और फिर जहांगीर ने अपना मन बदला और जो पुर्तगालियों के साथ वो था, पुर्तगालियों के साथ उसका जो व्यापारिक संबंध था, वो व्यापारिक संबंध तोड़ के अब वो किसके साथ रहने लगा, यानी किसका साथ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसीलिए ये बिंदु यानी ये जो युद्ध है, ये पुर्तगाल की कंपनी के पतन का आरंभिक बिंदु और अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का पहला पदार्पण मान सकते हैं हम, या पहला जो शुरुआत है वो हम मान सकते हैं। तो ये एक पहला कारण हुआ है इनके पतन का। दूसरे अन्य और कारण ये मैप के थ्रू भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, तो ये गोवा में इनका अधिकार था, गोवा, और महाराष्ट्र में सालसेट, और एक और थे बसीन, ये भी महत्वपूर्ण है, और सूरत। बाकी इधर कोचीन में तो है ही इनका, कोचीन, और बाकी यहां हुगली, बंगाल, हुगली तट। तो देखें इन्होंने किस तरह से अपने अधिकार खोए। जब सूरत में कब खोआ, 1612 स्वाले होल, इस समय पर इन्होंने अपने अधिकार खो दिया। सालसेट और बसीन ये दोनों ही क्षेत्र 1739 में बाजीराव ने छीन लिए। ये मराठा पेशवा बाजीराव, जो बाजीराव मस्तानी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सालसेट और बसीन के क्षेत्र इनसे छीन लिए। एक बार 1632 का समय था जब हुगली में इनका प्रभाव बढ़ने लगा पुर्तगालियों का। तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए हुगली में 1632 में शाहजहां ने बहार किया पुर्तगालियों को। तो हुगली के व्यापार से भी ये समाप्त हो गए। इसके बाद देखिए, ये जो गोवा है या फिर ये दमन और दीवू जो है, ये तीन जगहों पर ही पुर्तगाल के व्यापार का अधिकार रहा या पुर्तगाली कॉलोनियां बस सकी थी। इसके अलावा ये महाराष्ट्र या मुंबई, यहां से भी इनका अधिकार समाप्त हुआ। सूरत से तो खैर इनका अधिकार पहले ही समाप्त हो चुका था। और हुगली से मुगल बादशाह शाहजहां ने इनको हुगली के व्यापार से बाहर कर दिया था। ठीक, तो ये सिमट करके कहां रह गए, गोवा, दमन और दीवू तक। ठीक, तो ये इनके पतन के मुख्य बिंदु है और पतन के पीछे जो कारण बने हैं। ओके, और कारण कौन से थे, इनकी जो नीतियां रही थी, इनकी जो असहिष्णुता की नीति थी, इनकी जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी, और
भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार की नीति थी, वो इनके पतन के पीछे मुख्य कारण बने। अब एक और बिंदु है, ये पतन तो हमने नोट कर लिया, इसके बाद है प्रभाव कि भारतीय समाज पर पुर्तगाल का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए धार्मिक नीति तो चलाते ही थे, तो इनके जो ईसाई पादरी थे वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और प्रचार प्रसार करने के लिए देखिए कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई पत्र, यानी लिखना या बोलना, ये सब माध्यम होते हैं प्रचार प्रसार के। तो ईसाई पादरियों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में ईसाई धर्म की जो किताबें हैं वो बांटेंगे, और किताबें छापने के लिए इनको फिर जरूरत पड़ी प्रिंटिंग प्रेस की। तो प्रभाव ये है, पहला जो प्रभाव कि भारत में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। ओके, अब देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अगर ये यूरोप से ही किताबें छाप करके लाते तो वो तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था, है ना। और विज्ञान और तकनीकी टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो तो यूरोप में हो चुका था, पुनर्जागरण हुआ था, हमने पहले की ये जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में समझा था। तो वो विज्ञान तकनीकी को अब ये यहां भी लेकर के आए अपनी यूज के लिए। तो ये पहला प्रभाव हुआ है। और दूसरा हुआ नई कुछ फसलें भारत में आने लगी, जैसे मक्का, ओके, और आलू और तंबाकू या अनानास, पपीता, इन सब की खेती ये करने लग गए थे। आम, ओके, आम जो अलग अलग वैरायटी वाले आम होते हैं, तो पुर्तगाल के लोगों ने जो है भारत में जहां भी ये रहे, जहां भी इन्होंने बाग बगीचे का काम शुरू किया, तो अलग अलग तरीके के आमों का इन्होंने जो है उत्पादन किया भारत में। ओके, तो ये इनके प्रभाव रहे हैं, और बस इतना सही है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कोई नई क्लास की वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक आप हमारी क्लासेस देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।